दोस्तों, एक चोर जो दुनिया का हर ताला खोल सकता है, लेकिन एक दिन वो एक करोड़पति के घर में घुस जाता है और उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। निमो नाम का एक शख्स जो अतीत से चोर है, लेकिन वो अपने मालिक के लिए काम करता है। आज उनका काम पेंट हाउस में चोरी करना है, जहां ढेर सारी महंगी पेंटिंग रखी हुई हैं, जिनमें से सबसे महंगी पेंटिंग की कीमत $30 लाख है। और वो उस पेंटिंग को चुराने वाला है। उसकी योजना के अनुसार वो रात के समय घर में प्रवेश करता है, जो बहुत ही आलीशान था। हर तरफ ढेर सारी पेंटिंग्स रखी थी। वे बहुत महंगे थे। निमो एक एक करके सारी पेंटिंग्स को रखने लगता है, लेकिन अभी तक उन्हें सबसे महंगी पेंटिंग नहीं मिली है, जिसके बारे में वो वॉकी टॉकी पर अपने दोस्त को बताता है। वो उसे दूसरे कमरे में देखने के लिए कहता है, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिलता। और उसे जो कुछ भी मिला है उसके साथ वापस आना होगा। उसका दोस्त उसे गेट का कोड बताता है। वो कोड डालता है, लेकिन ऐन वक्त पर सिस्टम खराब हो जाता है। इससे पूरे घर की व्यवस्था बिगड़ गई और तेजी से सायरन बजने लगा। निमो अपने साथी से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। और अंत में वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए हमें वहां से निकलना होगा। अब निमो को जेल नहीं जाना था, क्योंकि उसका भी एक परिवार है। लेकिन उसे चोरी करने से पहले इस बारे में सोचना चाहिए था। वो नहीं जानता था कि क्या करे। सायरन उसे बहुत परेशान कर रहे हैं, इसलिए वो पहले उसे तोड़ देता है और फिर वो वापस गेट पर जाकर चाकू से उसे तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ये गेट टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। शायद वो अंबुजा सीमेंट का बना हो और इसकी वजह से साइड में हाउस कंट्रोल डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे पूरे घर का तापमान बढ़ने लगता है। और अब ठंडी हवा की जगह गर्म हवा आने लगी और गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। इन सब बातों से परेशान निमो एक जगह चुपचाप बैठा रहता है, क्योंकि अगर वो अब कुछ और करता है तो पता नहीं घर में क्या होगा। कुछ देर बाद जब उसका गला सूखने लगता है तो वो पानी की तलाश में रसोई का नल खोल देता है, लेकिन पानी नहीं आ रहा था। तो उसने फ्रिज खोल दिया जहां कुछ खाना था, लेकिन पानी की बोतल एक ही थी, जिसे वो पूरा पी गया। और फिर वो वापस आकर मुख्य द्वार की खुदाई शुरू कर देता है। लेकिन कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि गेट वास्तव में स्टील का बना है, लकड़ी का नहीं। अब ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, इसलिए वो ये काम छोड़ देता है और आकर बिस्तर पर सो जाता है, जो मकान मालिक का था। वो सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। अब बीच में वो कोशिश करता है उसके दोस्तों को कनेक्ट करने की, लेकिन वहां से कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि सभी ने उसे छोड़कर चल दिए थे। अब वो यहाँ अकेला रह गया था। अब अगली सुबह वो सबसे पहले घर में रखे लैंडलाइन फोन को जांच करता है, लेकिन वो भी बंद था। इसके बाद वो सभी दराजों की जांच करता है कि शायद उसे कुछ उपयोगी सामान मिल जाए, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। इसी बीच वो शौचालय जाता है, जहां उसे कुछ नकली फल मिलते हैं, जिन्हें खींचकर वो खिड़की पर मारता है, लेकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि पूरा घर साउंड और बुलेट प्रूफ था, जिसमें निमो अब फंस गया है। और इसी दौरान उसे जोरदार प्यास भी लग जाता है। लेकिन कल जो पानी मिला वो सब पी गया, यानी अब उसके पास पीने के लिए कुछ नहीं है। वो स्विमिंग पूल में जाता है और उसका पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन अगर वो पानी पीने लायक होता तो स्विमिंग पूल में क्यों होता। निमो तुरंत इसे अपने मुंह से निकाल लेता है, क्योंकि यह बहुत कड़वा था और अब वो जानता है कि उसके शरीर से बहुत बदबू आती है। इसलिए वो पानी से अपने आप को साफ करता है और उसके बाद वो एक्वेरियम का पानी को पीने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी बेकार था। फिर वो नल चालू करता है, वो भी कुछ नहीं था। इधर निमो को गुस्सा आ रहा था और वो चिढ़ रहा था, लेकिन अंत में वो पागल हो जाता है, जिसमें से वो जमी हुई बर्फ को बाहर निकाल लेता है और उसे चूसने लगता है, जिससे उसे थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन प्यास नहीं बुझती। उसके बाद सारे बर्फ पिघल जाएगी और फिर निमो क्या करेगा। अब वो घर का सारा फर्नीचर और टेबल लाकर एक जगह इकट्ठा कर लेता है, क्योंकि उसके मन में एक विचार था, क्यों न घर की छत पर जाकर वहां से मदद मांगे। लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि छत काफी ऊंची थी। और इतनी कोशिश करने के बाद फिर से जाकर उसी हाउस कंट्रोल सिस्टम को चेक करता है। कौन जानता है, शायद घर का तापमान बदल जाए, लेकिन फायदा नहीं थी। अब उसे प्यास के साथ साथ भूख भी लगी थी, इसलिए वो एक फूड कैन खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसके हाथ में कट लग जाता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। अब वो फ्रीज में बर्फ ढूंढने लगता है, लेकिन अब बर्फ पिघल चुकी है। तो वो फ्रिज को चाटना शुरू कर देता है, ताकि जो कुछ बचा था वो खा सके। अगर वो कर सकता तो वो फ्रिज में बैठ जाता, लेकिन वो लाचार है, वो इसमें फिट नहीं होगा। इस बीच हम देखते हैं कि बाहर भारी बारिश हो रही है, लेकिन दुर्भाग्य से वो न तो बाहर जा सकता है और न ही पानी पी सकता है। वो वहीं बैठा रहता है, उसके पास कोई काम नहीं है।
इसलिए वो घर की तलाशी लेने लगता है, शायद उसे कोई गुप्त दरवाजा मिल जाए। लेकिन उसी दौरान उसे पानी की आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर आता है और देखता है ये पानी दरअसल प्लांट सावर से आ रहा है, और वो जाकर वहां पास बैठ जाता है और उसे जी भर के पीता है। लेकिन कुछ देर बाद पानी बंद हो जाता है और उसे वहां से उठना पड़ता है। लेकिन कल वो फिर इस पानी का इंतजार करेगा, और इस बार वो इसे स्टोव भी करेगा ताकि वो बाद में पी सके। धीरे धीरे घर का तापमान और ज़्यादा बढ़ने लगता है, इसलिए वो अपने सारे कपड़े उतार देता है क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई थी। इसके बाद वो बचा हुआ सारा फर्नीचर इकट्ठा करता है ताकि वो छत पर पहुंच सके, और इस बार वो ऐसा करने में सफल हो जाते हैं। छत को देखकर उसे पता चलता है कि यहाँ से कैसे निकला जाए, लेकिन इसके लिए उसे एक स्क्रूड्राइवर की ज़रूरत होगी। और इसी दौरान वो घर के टीवी पर सीसीटीवी की फुटेज देखता है, जिसमें एक नौकरानी बाहर झाड़ू लगा रही थी। तो निमो तुरंत कपड़े पहनकर गेट पर जाता है और उसे चिल्लाने लगता है, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता क्योंकि उसने हेडफोन लगा रखा था। वैसे भी वो घर पूरी तरह से साउंड प्रूफ है कि निमो कितना भी चिल्लाए, उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी, इसलिए वो वापस आकर चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन तभी उसे कुछ ठंडी हवा का एहसास होता है जो एयर वेंटिलेशन से आ रहा था। वास्तव में यहाँ वो देखता है कि तापमान बदल गया है हाउस कंट्रोल डिवाइस में। तो अब पूरा घर धीरे धीरे ठंडा होने लगा। अब सबसे पहले निमो ठंडी हवा को महसूस करता है और फिर आराम से उस पुल में नहाता है। इतना समय बिताने के बाद वो धीरे धीरे यहाँ अच्छा लगने लगा। उसने महसूस किया कि अब वो यहाँ से नहीं निकल सकता, लेकिन वो अभी भी प्रयास करना बंद नहीं करता है, यही उसने कहा था। अगले दिन उसने प्लांट सावर से इकट्ठा किया पानी पीता और नाश्ता भी करता है और थोड़ा डांस भी करता है, जिसके बाद वो उस करोड़पति की अलमारी से कपड़े पहनता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो कांच के जार को तोड़ देता है और कांच के 2 बड़े टुकड़ों को एक कपड़े में बांधकर अपने लिए एक चश्मा बना लेता है। वो उसे पहनता है और फिर छत के पास जाता है और उसे तोड़ना शुरू कर देता है ताकि उसकी आंखों में कुछ न जाए। वो काफ़ी देर तक छत पर लगे शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर वो अपने पास के सीमेंट को हटाने लगता है, लेकिन वो भी बहुत मजबूत था, इसलिए वो थक जाता है और फिर से नीचे आ जाता है। यह एक करोड़पति का घर था, इसलिए सुरक्षा उच्च स्तर की होने वाली थी। अब वो इन सब से थक जाता है और अपने लिए कॉफ़ी और पास्ता बनाने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये खाने में इतना सब बना सकता है तो इसमें हर्ज ही क्या है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। निमो बस ठंडे पानी में पास्ता और ठंडे पानी में कॉफ़ी बना रहा था, जिसके बाद वो टीवी के सामने बैठ जाता है और सीसीटीवी में लोगों को आते जाते देखता रहता है। अब उसे ये सब अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ और कोई नहीं है, इसलिए वो वही करता रहा जो वो करना चाहता था। और आपने गौर किया होगा कि वो पहले जैसे नहीं रहे। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। ऐसा तब होता है जब आपने लंबे समय से किसी से बात नहीं की हो और आपने किसी को नहीं देखा है, और यहाँ निमो का हाल भी कुछ ऐसा ही हो गया था। धीरे धीरे ऊपर का तापमान कम होने लगा और कुछ समय पहले जहाँ वो 10 था, अब वो 8 पर पहुँच गया, यानी कुछ समय बाद बर्फबारी होने वाली है, जो निमो के लिए एक समस्या होने जा रहा है। एक बार फिर वो ऊपर जाता है और छत को तोड़ना शुरू कर देता है। इस बार उसने शीशा नहीं तोड़ा, लेकिन वो अपने चारों ओर के सीमेंट को तोड़ देता है, जो कम समय में बहुत ज़्यादा टूट जाता है। लेकिन अब ठंड के कारण वो डिवाइस के पास जाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि यह कैसे काम करता है। उसके बाद वो फिर ऊपर जाता है और इस बार उसने खिड़की के चारों ओर सीमेंट को तोड़ दिया, पर निमो देखता है कि उसके नीचे लोहे की परत है जिसे स्क्रू से कस दिया जाता है, जिसे तोड़ना असंभव है। तो वो उदास होकर फिर नीचे आकर चुपचाप बैठ जाता है। तभी उसे बाहर एक कबूतर बैठा दिखाई देता है, जो उनकी तरह लाचार था क्योंकि उसके पंख में चोट लगी हुई थी और वो उड़ नहीं पा रहा था। लेकिन निमो को ये पता नहीं है। वो कबूतर से बात करता है और उससे कहता है कि जाओ और मेरे भाई से कहो कि मुझे यहाँ से बाहर निकाले। मैं अब तक यहीं फंसा हुआ हूँ, मेरी तबीयत भी अभी ठीक नहीं है। निमो के पास अब करने के लिए कुछ नहीं था, उसने सब कुछ कर लिया था। उनके शरीर के साथ साथ उनका दिमाग भी थक गया था, वो हार मानने वाला था। इसलिए उस घर की सारी महंगी पेंटिंग्स की वो यहाँ चोरी करने आया था, वो उन्हें तोड़ने लगा और वो कई घंटों तक ऐसा करता रहा। इसके बाद वो करोड़पति की अलमारी में जाता है जहाँ उसे सूट देखने को मिलते हैं, लेकिन तभी उसे अलमीरा के पीछे एक गुप्त दरवाज़ा दिखाई देता है। वो अपने सारे कपड़े उतार देता है और देखता है कि कोई रास्ता या कोई गुप्त दरवाज़ा था। अब वो धीरे धीरे अंदर जाने लगता है और तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है जो उसे पागल कर देता है। दरअसल वहाँ एक वृद्ध का लाश पड़ा हुआ था, लेकिन जब वो उसके करीब जाता है तो देखता है कि वो वास्तव में एक डमी था।
जब वो उसे उतारता है तो उसे नीचे कुछ ऐसे कागजात मिलते हैं जो प्राचीन इतिहास से संबंधित थे, जिसमें लिखा था कि शादी, नरक और स्वर्ग। वो निमो उसे पढ़ता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद वो एक पेंटिंग देखता है जिसे लेने के लिए वो यहाँ आया था। वो पेंटिंग $3 मिलियन की है। यहाँ उसे मालिक की पेंटिंग भी मिली और वो डमी भी घर के मालिक का था। निमो को भी अब यही लगता है कि शायद यही मारा जाएगा। दूसरी ओर हमें वही कबूतर दिखाई देता है जो अब मर चुका था। निमो का भी यही हाल होने वाला था क्योंकि तापमान काफी गिर गया था। तभी वो सीसीटीवी में देखता है कि नौकरानी गेट के बाहर बैठी है, तो वो तुरंत गेट की ओर दौड़ता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं निकल रही होती है और वो बहुत इरिटेट हो जाता है और चिल्लाने लगता है और वहीं सो जाता है। अगले दिन वो फिर उस खिड़की पर जाता है और अब उसे एक विचार आता है कि पेचकश कैसे बनाया जाता है जिससे वो स्क्रू को खोल सके। इसलिए वो लकड़ी से स्क्रू खोलने के लिए एक उपकरण बनाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो विफल रहता है। लेकिन दोस्तों, उसके पास अभी भी उम्मीद और हिम्मत थी। वो फिर से कोशिश करता है और इस बार वो स्क्रू को खोल लेता है, लेकिन अब उसके पास इतना ताकत नहीं था कि वो बाकी स्क्रू को खोल सके। तो वो नीचे आता है और यहाँ एक बात और नोटिस करते हैं कि निमो पहले जैसा नहीं रहा। वो खुद से बात करता है क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और पीने के लिए भी कुछ नहीं है। वो वहाँ पेड़ों को भी हिलाता है ताकि उसमें से कुछ निकले, लेकिन कुछ नहीं आता और अंत में उसे कुत्ते का खाना खाना पड़ता है जो उसके लिए बहुत बुरा था। लेकिन भूख कुछ भी कर सकती है और ऊपर से ठंड, भूख और प्यास। वो पूरी तरह से निराश था, लेकिन इतनी मुश्किल होने के बावजूद वो केवल यही सोच रहा था कि कैसे बाहर निकला जाए। तो वो दूसरे स्क्रू को खोलना शुरू करता है, लेकिन बीच में उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा नीचे गिर जाता है। यहाँ उसके पैर की हड्डी टूट गई थी जिसने उसके लिए एक और समस्या खड़ी कर दी थी। लेकिन फिर वो एक पेंटिंग देखता है जिसमें एक आदमी टेप से बंधा हुआ था। वो उस पेंटिंग को गिरा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ, जाओ, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है। अब इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक नया साल भी आ जाता है। बाहर पार्टी चल रही थी और सभी एंजॉय कर रहे थे। निमो ऊपर से ये सब देख रहा था, लेकिन वो यहीं फंसा हुआ है। तब वो कुछ सोचने लगता है जैसे नौकरानी उसके पास आई है और उसने निमो को आज़ाद कर दिया है। उस समय वो शीर्ष पर एक फायर अलार्म देखता है जो उसे एक और विचार आता है। अगर वो इस फायर अलार्म को चालू कर देता है तो वो पानी पी सकता है। वो कुछ कागज इकट्ठा करता है और अगले दिन जब खिड़की से सूरज की रोशनी आती है तो वो आग जलाता है और फिर कागज लेता है और इसे फायर अलार्म के बगल में रख देता है, जिससे अलार्म बजने लगता है और पूरे घर का सावर सिस्टम चालू हो जाता है। चारों ओर सायरन बजने लगता है और पानी बरसने लगता है, लेकिन यहाँ भी वही होता है जो हर बार होता है। पूरे घर पानी से भर गया था, लेकिन बाहर किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी कि अंदर क्या हो रहा है। और निमो अब समझ आ गया था कि वो गरीब ही ठीक था, कम से कम उसके आसपास के लोग उसकी फिक्र तो करते थे। ये अमीर लोग अपने आप में ही मस्त होते हैं, उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि उनका पड़ोसी कैसा है। अगर ऐसा होता तो आज उसकी जान बच जाती। दृश्य बदल जाता है और हम 1.5 महीने बाद देखते हैं, जहां निमो काफी कमजोर हो गया है। बाहर बर्फ गिर रही है, मतलब सर्दी का मौसम आ गया है। लेकिन अब निमो ने सारे स्क्रू खोल दिए हैं। अब वो बाहर जाने वाला है, लेकिन उससे पहले वो घर की दीवारों पर कुछ लिखता है, जिसमें वो घर के मालिक से कहता है कि मैंने आपका पूरा घर को बर्बाद कर दिया है, जिसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये घर नहीं, जेल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमें पता चला कि निमो ने पूरी खिड़की खोल दी थी, जिसके बाद वो कुछ देर बाद वहां से निकल जाता है। यहाँ पर मूवी एंड हो जाता है। लेकिन एक बात है, अब यहाँ आपको एक बात बता दें कि खिड़की के पास ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ से वो बाहर जा सके। तो या तो निमो ने वहां से कूदने की कोशिश की होगी, अगर उसने ऐसा किया होता तो वो मारा गया होता, या उसने वहां से किसी को बुलाने की कोशिश की होगी और उसकी जान बच गई होगी।